हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू एलसे लॉ की इकोनॉमिक्स लेक्चर सीरीज में। आई होप कि सभी ने इकोनॉमिक्स की जो लेक्चर वन था उसे गो थ्रू हो चुके होंगे। एंड टिल डेट जो मैं आज अपना लेक्चर टू रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने कोई कमेंट्स नहीं देखे। दैट मीन्स कि आपके कोई डाउट्स नहीं है, तो मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। स्टिल आपके कोई डाउट्स हैं जो बच्चा बाद में देख रहा वो कमेंट कर सकता है। मैं अपकमिंग लेक्चर्स में स्टिल उसे एड्रेस करूंगा। चलिए, अगर आज के लेक्चर की बात की जाए तो आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में। देखिए बच्चों, डिस्क्लेमर दे दूं आपको, इकोनॉमिक्स में बेसिक लेवल की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अगेन, जो इकोनॉमिक्स में है वो मोस्टली करंट बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछता है, तो स्टिल हमें जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक कंसेप्ट है, उनकी हल्की फुल्की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो करंट्स में हैपनिंग्स हो रही हैं उसे हम अंडरस्टैंड कर पाए। चलिए, विदाउट डिलेइंग अगर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें तो हम जानते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम बच्चों क्या होता है? इट रिफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, एंड दिस पीरियड इज यूजुअली टेकन एज 1 ईयर। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू जो कि प्रोड्यूस हुई है किसी कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर, उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। अब बच्चों, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स होते हैं। आपको बहुत डीप में नहीं जाना, एक बेसिक आपको फुल फॉर्म जान लिया आपने, हल्का फुल्का आपको फॉर्मूला पता है, तो बस उतना सफाइस करेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। जैसे पहला आपका जो मेथड है वो है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इकोनॉमिक्स में बच्चे याद रखिए, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। अगर हम टोटल में से कुछ चीजें माइनस करते हैं तो वो नेट बन जाता है। अब अगर बात करें हमारे पहले मेथड की, जो कि है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये क्या करता है? इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ जोग्राफिकल बाउंड्रीज रिगार्डलेस ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल और अ फर्म। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए ये इंडिया है बच्चों, है ना, ये इंडिया है। यहाँ पर क्या हो रहा है? इस जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल और फर्म। मान लीजिए यहाँ जापान की कोई फर्म है, वो कार मैन्युफैक्चर कर रही है, और यहीं पर इंडियन एक कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो कि वो भी कार मैन्युफैक्चर कर रही है। जैसे जापान की जो कंपनी है उसने ₹100 का रुपीज वर्थ 100 रुपीज की कार प्रोड्यूस करी। उसी तरीके से इंडिया ने जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी उनने 80 रुपीज की वर्थ कार प्रोड्यूस करी, तो आपका टोटल जीडीपी कितना हो गया? 180 रुपीज हो गया। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, आप यहाँ पर उसी चीज को कंसिडर करेंगे। यही चीज मैंने आपको यहाँ मेंशन करी है। एग्जांपल देखिए कि कार मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय अ जापानीज कंपनी विल बी इंक्लूडेड इन इंडियन जीडीपी। अगर अगले कंसेप्ट की बात करें या अगले मेथड की बात करें, यह है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। What is gross national product? Gross national product measures the value of output produced by the nationals
ऑफ अ कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हम ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा था उनकी फाइनल वैल्यू को ले रहे थे। बट जीएनपी में हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये इंडिया में तो कुछ जापानीज, यही यही हम एग्जांपल लेते हैं जो हमने जीडीपी में लिया था, जापान की कोई कंपनी वो कार मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए ये जापान है, यहाँ पर इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी है जो यहाँ पर कार मैन्युफैक्चर कर रही है। तो जीडीपी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जीडीपी तो आप निकालेंगे, मैंने आपको बता दिया कि जीडीपी कैसे निकालते हैं। उसी तरीके से जीएनपी निकालने के लिए हम उसमें ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर फ्रॉम एब्रॉड को अगर हम समझें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम समझे तो जापान की जो कंपनी थी उसने जितने का आउटपुट प्रोड्यूस किया, मतलब जितने की कार प्रोड्यूस करी वर्थ उसको, और इंडिया की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो थी उसने जितना प्रोड्यूस किया, हम उन दोनों की वैल्यूज को माइनस कर देंगे। मान लीजिए जापान ने 100 रुपये का प्रोडक्शन किया और इंडिया ने क्या किया, 80 रुपीज़ का किया, तो हमारा एनएफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हो गया, 20 हो गया। तो हम जीडीपी यहाँ पर हमने जो भी ली थी, जो भी हमारा वैल्यू आया था, अगर हम उसमें 20 रुपीज़, ये 20 रुपीज़ ऐड कर दें तो ये हमारा जीएनपी हो गया। अगर अब बच्चों बात करें एनएनपी की, तो ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट में आपको कुछ नहीं करना है, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना। जैसे मान लीजिए हम कार प्रोड्यूस कर रहे थे ना, जापानीज कंपनी और इंडियन कंपनी भी, देखिए कार प्रोड्यूस करने के लिए जो भी वो कैपिटल कोई मशीनरी वगैरह का यूज़ कर रहे होंगे या जिस बिल्डिंग में वो काम कर रहे होंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एसेट जो है उनकी डेप्रिशिएट होंगी। मान लीजिए बिल्डिंग में कुछ टूट फूट हुई, कार में कुछ वेयर एंड टियर आए, तो वो डेप्रिशिएशन कहलाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन को माइनस कर देंगे, दैट्स इट। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही याद रखना है। अगर आपकी बात करें नेट डोमेस्टिक, यहाँ पर क्या था, नेट नेशनल, यहाँ पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या हो रहा है बच्चों, जो हमने यहाँ पर जीडीपी निकाली थी उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, दैट्स इट। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही, एक बहुत बेसिक सुपरफिशियल लेवल पे आप फुल फॉर्म याद रखिए कि इसमें क्या ऐड करने से क्या निकल जाता है, बस इतना। उसके अलावा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जितना आपको हम बता रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट। अगर इन केस कुछ छूट भी जाता है तो हम फर्दर आपकी जो एमसीक्यू सीरीज आपके एग्जाम से पहले चलाएंगे उसमें आपका वो चीज़ कवर करेंगे ही करेंगे, अगर हमें कुछ ऐसा लगता है। वैसे कि हम कुछ ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं कि जो वहाँ पर कवर होगा, वहाँ पर एमसीक्यू सीरीज आपकी बेसिकली रिवीजन पर्पज से है, बट वी आर ऑल्सो ह्यूमन, सो वी माइट ऑल्सो अननोइंगली स्किप सम कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ाने थे, तो हम वो चीज़ बाद में कवर कर लेंगे। अभी आप सिर्फ जीडीपी का फुल फॉर्म याद रखिए, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रिगार्डलेस ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल और फर्म, ठीक है। जीएनपी में आपका क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एडजस्टमेंट है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। इसमें क्या था, विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज और इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल और फर्म, इसमें क्या था, इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। इसमें मैंने आपको बताया, इसमें आपका जीएनपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दे रहे हैं तो वो एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जा रहा है। उसी तरीके से जीडीपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन के जो आ रही है हमारी उसको माइनस कर दें तो वो आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बट आप बस आपको इतना याद रखना है। अगर बच्चों हम फर्दर बात करें, जीडीपी के कैलकुलेशन के कुछ सब मेथड्स हैं, जैसे वैल्यू एडेड मेथड है,
इसी को हम प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। दूसरा इनकम मेथड है, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड है। देखिए इसको हम अभी बात करेंगे, उससे पहले कुछ फैक्ट्स की बात करें तो ये आपके एग्जाम के लिए 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जीडीपी वाज डेवलप्ड बाय एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था साइमन कुजनेट्स, और इनने ये कब डेवलप किया? 1934 में। इंडिया में जीडीपी का मेजरमेंट, जीडीपी एज अ मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक प्रोसेस कब हमने इंट्रोड्यूस किया? 1950 में। अब चलिए हर एक मेथड पे ब्रीफली आपसे बात करते हैं, वैसे जरूरत नहीं है बट स्टिल मैं आपसे कर ले रहा हूँ। अगर आपसे बेसिकली सिर्फ इतना पूछेगा कि जीडीपी के कैलकुलेट करने के फर्दर जो मेथड्स हैं उसको बताइए, तो उसमें आपका एक वैल्यू एडिशन मेथड है, एक इनकम मेथड है, एक एक्सपेंडिचर मेथड है। वैल्यू एडिशन में मतलब हर एक स्टेज में, मैंने जैसे आपको पहले लेक्चर में बताया कि प्राइमरी सेक्टर में कुछ चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, सेकेंडरी सेक्टर में उसको फर्दर हम एनहेंस करके अदर गुड्स का फॉर्म दे रहे हैं। फर्दर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो 5-6 स्टेप्स में जाके फाइनल गुड्स का प्रोड्यूस, फाइनल 5-6 स्टेप्स में जाके एक फाइनल प्रोडक्ट का रूप ले रही होती हैं। तो हर एक स्टेप में जो वैल्यू ऐड होती है उसको हम कंसिडर करते हैं इसमें। अगर आपको मैं एग्जांपल्स के थ्रू बताऊं तो आप एक चेन समझिए, जैसे व्हीट है, फ्लोर है और ब्रेड का एग्जांपल मान लीजिए कि जो फार्मर है उसने 100 रुपए का क्या किया, व्हीट प्रोड्यूस किया। देखिए उसमें यहाँ पर उसकी कोई इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं आई, तो कितने का वैल्यू एडिशन किया उसने? उसने 100 का वैल्यू एडिशन किया। अब जो क्या हुआ, जो मिलर था, जो मतलब मिल में जो मिल का ओनर था, उसने क्या किया, व्हीट को बाई कर लिया इस 100 रुपए में, और इस व्हीट से उसने फ्लोर बना लिया, और उसकी जो वैल्यू थी वो 150 हो गई। बट यहाँ पर जो वैल्यू एडिशन हुआ वो कितने का हुआ बच्चों? 50 का। कैसे? 100 रुपीज तो ऑलरेडी पहले स्टेप में हो चुकी थी ना। 100 रुपीज जो थी, 100 रुपीज की जो वैल्यू एडिशन थी वो पहले स्टेप में हो चुकी थी, तो सेकेंड स्टेप में हम उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। उसी तरीके से थर्ड स्टेप में जो बेकर है उसने उस फ्लोर को 150 रुपीज में खरीद लिया। अब उसने क्या किया कि इससे क्या बना दिया, ब्रेड बना दिया 250 रुपए का। इसमें वैल्यू एडिशन क्या हुआ? अभी जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी है? 250। इससे पहले वाले स्टेप में जो हो चुकी है वो 150 थी, उसको माइनस कर दिया। ये क्या है? इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गई, आपकी वैल्यू 100 आ गई। तो अगर हम टोटल वैल्यू एडेड बोले तो पहले स्टेप में 100, दूसरे स्टेप में 50, तीसरे स्टेप में 100। तो आपकी नेशनल इनकम या जीडीपी कितनी हो गई बच्चों? 250 रुपए की। इसका फॉर्मूला मैंने आपको ये प्रोवाइड कर दिया। बस आप एक फॉर्मूला याद रखिए और ये एग्जाम्पल को 2-3 बार गो थ्रू करिए। वैसे नहीं भी करेंगे चल जाएगा, बस आपको याद रखना है कि वैल्यू एडेड भी एक मेथड है। अब अगर इनकम मेथड की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया वैल्यू एडेड जो मेथड है वो प्रोडक्शन को देखता है कि हर एक स्टेज में कैसी प्रोडक्शन होता है। उसी तरीके से मैं भी आपको एक्सपेंडिचर मेथड की बात करूंगा, वो स्पेंडिंग की बात करता है। इसी तरीके से जो हमारा इनकम मेथड है वो फोकस करता है फैक्टर इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन एन इकोनॉमी। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए हमें कुछ भी प्रोड्यूस करना है उसके लिए हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है, और हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या मतलब फिर से बता रहा हूँ, हमें कुछ भी प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि मुझे कार मैन्युफैक्चर करनी है तो मुझे लैंड की ज़रूरत होगी, मुझे लेबर की ज़रूरत होगी, मुझे कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी एक्सेट्रा होगी, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत होगी, मतलब कि कुछ ऐसे लोग जो हाईली स्किल्ड हो, उनके पास क्या हो, आइडियाज़ हो, इनोवेशंस लेके आए। तो देखिए अगर मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं कार प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मुझे कार प्रोड्यूस करनी है तो मुझे अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए लैंड की ज़रूरत होगी। तो जब मैं जिससे लैंड ले रहा हूँ उसको क्या दूंगा? रेंट दूंगा। मान लीजिए उसी तरीके से जो मैं लेबर हायर कर रहा हूँ उनको मैं क्या दूंगा? वेजेस दूंगा।
उसी तरीके से मान लीजिए कि मैं किसी की कैपिटल, किसी मशीनरी का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी मशीन है जिसको मुझे अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प चाहिए, तो मैं उसको आपको इंटरेस्ट दूँगा, इंटरेस्ट मतलब पैसे दूँगा, ठीक है? उसी तरीके से कोई एंटरप्रेन्योरशिप है, जैसे मैंने बोला मेरी कार के लिए बहुत इनोवेटिव आप डिज़ाइन लेके आए, ठीक है? जैसे मेरी ऐसी कार होनी चाहिए कि उसमें एयर का फ्रिक्शन सबसे कम हो, ठीक है? तो उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं प्रॉफ़िट दूँगा कुछ अपना, जो भी मैं प्रॉफ़िट अर्न कर रहा हूँ, ठीक है? तो इनकम मेथड ये होता है आपका। अगर आप बात करें एक्सपेंडिचर मेथड की, तो मैंने बोला कि ये स्पेंडिंग को देखता है, जैसे कि कंज़म्पशन, हाउस होल्ड ने कितना कंज़्यूम किया, आप जो भी कंज़्यूम कर रहे हो मतलब आप खर्चा कर रहे हो। उसी तरीके से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, खर्चा करेगी। जैसे मान लीजिए उसको हॉस्पिटल बनाना है, उस पे खर्चा कर रही है। अब जैसे कोई बिज़नेसमैन है, बिज़नेसमैन क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है ना। अब मान लीजिए उसको कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, तो वो कैपिटल पे इन सब पे क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। और लास्ट में हम इसमें क्या करते हैं, एक्सपोर्ट, जो भी हम बाहर अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं सामान का, और जो बाहर से मतलब मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया के सामान हम जापान में भेज रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। जापान से कोई चीज़ हम इंडिया में ला रहे हैं तो ये इम्पोर्ट हो गया। तो हम क्या करते हैं, एक्स माइनस एम कर देते हैं, और उसके बाद जो भी वैल्यू आती है वो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से बता देता है कि हमारी कितनी नेशनल इनकम या जीडीपी है। जैसे अगर एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि हाउस होल्ड ने मतलब मान लीजिए दूध दही मक्खन खाने के लिए 100 रुपये खर्च किए। उसी तरीके से गवर्नमेंट ने रोड वगैरह बनाने के लिए 500 रुपये खर्च किए। मान लीजिए उसी तरीके से कोई बिजनेसमैन है, उसने इन्वेस्ट किया किसी जगह पे, इन्वेस्टमेंट के लिए मान लीजिए उसने 400 रुपये इन्वेस्ट किया। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करने के बाद मान लीजिए हमारी वैल्यू आई 100 रुपये की, तो हमारी जीडीपी कितनी हो गई, 4, आई एम सॉरी, 5 4 9 1 10 11, 1100 रुपये की हमारी क्या हो गई, जीडीपी हो गई। सिंपल इतना ही है, आपको ये भी नहीं पूछेगा, आपको बस याद क्या रखना है ओवरऑल आपके एग्जामिनेशन के लिए। मैंने आपको बताया कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है आपकी, विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल और फर्म। इतना याद रखना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। जीएनपी में क्या होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को नहीं देखा जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ही था। इसमें हम क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को मैंने आपको बताया, इसमें क्या होगा, जापान की कंपनी, और जापान की कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है, उसने जो भी पैसा कमाया उसको माइनस कर देंगे, और इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो जापान में काम कर रही है, उसने जो भी प्रॉफिट वहां से कमाया वो इंडिया लेके आएगा, तो उसको ऐड कर देंगे, और जापान जो यहाँ पर काम कर रहा है उसकी इनकम वो जब जापान में लेके जाएगा तो उसको माइनस कर देंगे। उसी तरीके से इसका फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें मैंने बोला कि आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है जीएनपी में से, नेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या करना है, आपको जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है। फिर मैंने आपको बताया मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी, वैल्यू एडिशन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ये 3 मेथड होते हैं। उसका एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको कोशिश करी बताने की, अगर नहीं समझ में आए तो आपको ज़रूरत नहीं समझने की। ये दो चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि जीडीपी किसने डेवलप करी, साइमन कुज़नेट ने 1934 में, और इंडिया में ये कब इंट्रोड्यूस हुई, 1950 में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। देखिए कि देखिए बच्चों, अगेन अगर मैं चाहूँ तो हर एक मेथड को पढ़ाऊँ, बहुत जिन बच्चों का जिन बच्चों जो बच्चे इस बैकग्राउंड से हैं उनको पता है कि हर एक चीज़ को पढ़ने में इसमें कितना टाइम लगता है, बट आपके एग्ज़ाम की वो डिमांड ही नहीं है। फिर भी मैंने एक ब्रीफली आपको कोशिश करी समझाने की, अगर नहीं समझ में आया बस आप
इतना याद रखिए, मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा। अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको कोई स्पेशल लेक्चर मैं ये सारी चीज़ें बहुत डीप में पढ़ा दूँगा, बट ध्यान रखिए वो आपकी नॉलेज की क्रेविंग को तो सैटिस्फाई कर लेगा, बट वो आपके एग्ज़ामिनेशन को क्वालीफाई करने में बहुत माइनर सा रोल प्ले करेगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है कि अपनी नॉलेज की क्रेविंग को फुलफ़िल करना है। सो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। बहुत बेसिक लेवल पे आप चीज़ें पढ़िए, आपको क्या-क्या जानने की ज़रूरत थी मैंने हाइलाइट कर दिया है, ठीक है? उससे ज़्यादा आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टिल आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए। टिल देन थैंक यू, बाय-बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।